चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राजन कुमार आप लोगों के सामने आज क्लास 10 की चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके बारे में वन लाइनर जितना भी क्वेश्चन हो वो सभी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए। फर्स्ट है, ये राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस काल से हुआ था? तो किस काल से? पुनर्जागरण काल से हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस काल से हुआ था? पुनर्जागरण काल से हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण फ्रांसीसी क्रांति 1789 से प्रकट हुई है। किस राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस क्रांति से हुई है? फ्रांसीसी क्रांति से हुई है। कब हुई है? तो पूछेगा 1789 से प्रकट हुई है। राष्ट्रीयता की भावना के विकास में नेपोलियन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या अपना योगदान दिया था। राष्ट्रवाद की भावना का विकास यूरोप में हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा भूमिका कौन निभाया था? नेपोलियन ने निभाए थे। चलिए, इसको नोट कीजिए। इसके आगे देखिए, हम पॉइंट वाइज करके दे रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। नेपोलियन ने जर्मनी एवं इटली राज्यों को नेपोलियन ने इटली एवं जर्मनी राज्यों को भौगोलिक परिधि से बाहर कर कर वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन ने इटली एवं जर्मनी राज्य को भौगोलिक परिधि से बाहर कर वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना थी। क्वेश्चन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ थी? तो क्या ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना थी। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिक ने किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र। फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र। फ्रांस की क्रांति की देन गणतंत्र एवं प्रजातंत्र है। फ्रांस की क्रांति की देन क्या है? गणतंत्र एवं प्रजातंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट,
पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य है। व्यवस्था का उद्देश्य था कर देते हैं। चलिए क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, नेपोलियन ने इटली एवं जर्मनी राज्य को भौगोलिक परिधि से बाहर कर वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की थी। पूछेगा राष्ट्रवाद को इटली एवं जर्मनी राज्यों के भौगोलिक परिधि से बाहर कर वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा किसने प्रदान की थी, तो नेपोलियन ने प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, वियना। नेक्स्ट, वियना सम्मेलन 1815, वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन था, मेटरनिक ने किया था। वियना सम्मेलन 1815 की मेजबानी किसने किया था, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति की दिन क्या है, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र। फ्रांस की क्रांति की दिन क्या है, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र। पूछेगा फ्रांस की क्रांति की दिन क्या है, क्या लिखेंगे, गणतंत्र एवं प्रजातंत्र मारेंगे। पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मतलब फिर से स्थापना करना किसका देन था, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। मेटरनिक बोले थे पुरातन व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापना। चलिए लिखिए तो इसको, चलिए वियना सम्मेलन के माध्यम से पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ, वियना सम्मेलन के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट, वियना सम्मेलन के माध्यम से पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ एवं मेटरनिक का उदय हुआ। कह रहा है वियना सम्मेलन के माध्यम से पुरातन व्यवस्था का क्या हुआ, अंत हुआ गया था। उसके बाद मेटरनिक का उदय हुआ। सिसिली एवं नेपल्स के प्रदेशों बुर्गो वंश के सम्राट फिर्डिनैंड को दिया गया था। सिसिली एवं नेपल्स के क्षेत्र सिसिली एवं नेपल्स के प्रदेश बुर्गो वंश के बुर्गो वंश के सम्राट फर्डिनैंड को दिया। सिसिली एवं नेपल्स के प्रदेश बुर्गो वंश के सम्राट फर्डिनैंड को दिया गया। नेक्स्ट, रोम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को
के क्षेत्रों को रोम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को पोप को सौंप दिया गया। रोम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को पोप को सौंप दिया गया। सौंप दिया गया। रोम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को पोप को सौंप दिया गया। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का व्याख्या की। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का व्याख्या की। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का व्याख्या की। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का व्याख्या की। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। चार्ल्स दसम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स दसम कुशवादी, निरंकुशवादी एवं प्रतिक्रियावादी चार्ल्स दसम निरंकुशवादी एवं प्रतिक्रियावादी राजा था। यह शासक था, लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता की जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया था। किसने? चार्ल्स दसम ने। चार्ल्स दसम ने चार्ल्स दसम ने फ्रांस में उभर रही चार्ल्स दसम ने फ्रांस में उभर रहे राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया। दबाने का प्रयास किया। चलिए ये देखिए, तो इसको एक बार हम समझा देते हैं। पूछेगा वियना सम्मेलन के माध्यम से क्या हुआ था? पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ था। वियना सम्मेलन के माध्यम से किसका अंत हुआ था? पुरातन व्यवस्था का अंत किसके माध्यम से हुआ था? वियना सम्मेलन के माध्यम से। पूछेगा क्वेश्चन, वियना किसके माध्यम से पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ था? वियना सम्मेलन के माध्यम से अंत हुआ था। और उसके बाद किसका युग हुआ था? मेटरनिक का उदय हो गया था। मेटरनिक युग का उदय हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बूर्बो वंश के सम्राट फर्डिनैंड को दिया गया था। सिसिली और नेपल्स का प्रदेश किसको दे दिया गया था? फर्डिनैंड को दे दिया गया था। सिसिली और नेपल्स का प्रदेश किसको दे दिया गया था? फर्डिनैंड को दिया गया था। रोम एवं उसके आसपास के क्षेत्रों को पोप को सौंप दिया गया था। रोम एवं उसके आसपास के जो क्षेत्र थे वो किसको सौंप दिया गया था? पोप को सौंप दिया गया। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का व्याख्या की है। पूछेगा फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का व्याख्या किसने की है? तो मेटरनिक ने की है। फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का व्याख्या किसने की है? मेटरनिक ने की है। चार्ल्स दसम कैसा निरंकुशवादी एवं प्रतिक्रियावादी राजा या शासक भी कर सकते हैं। चार्ल्स दसम कैसा था? निरंकुशवादी एवं प्रतिक्रियावादी राजा था। पूछेगा निरंकुशवादी एवं प्रतिक्रियावादी राजा कौन थे? तो चार्ल्स दसम थे। या पूछेगा चार्ल्स दसम कैसा राजा थे? तो निरंकुशवादी और प्रतिक्रियावादी राजा थे। ठीक है, चार्ल्स दसम फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता एवं जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का प्रयास किया था। चार्ल्स दसम जो थे राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का, पूछेगा फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का प्रयास किसने किया था? तो चार्ल्स दसम ने किया था। नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट। चार्ल्स दशम के विरोध की प्रतिक्रिया स्वरूप। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ल्स दशम के विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप चार्ल्स दशम के विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश द्वारा उदारक को 4 अध्यादेश द्वारा उदारों को गला घोंटने का प्रयास किया गया। चलिए, कह रहा है चार्ल्स दशम के विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारों को गला घोंटने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हुआ था। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हुआ। फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को गृह युद्ध आरंभ हुआ। इसे ही हम जुलाई क्रांति कहते हैं। इसे ही हम जुलाई क्रांति कहते हैं। जुलाई क्रांति कहते हैं। इसे ही हम जुलाई क्रांति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फ्रांस में जुलाई 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में जुलाई 1830 के क्रांति के बाद बुर्गो, फ्रांस में जुलाई 1830 के क्रांति के बाद बुर्गो वंश की स्थापना पर ऑर्लियस वंश की स्थापना किया गया। बुर्गो वंश के स्थापना के स्थान पर ऑर्लियस वंश की स्थापना किया गया। ऑर्लियस वंश की स्थापना किया गया। नेक्स्ट, 1848 की क्रांति लुई फिलिप से संबंधित है। 1848 की क्रांति फिलिप से संबंधित है।
1848 की क्रांति लुई फिलिप से संबंधित है। इसने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यमार्गी नीति शुरू किया था। किसने? लुई फिलिप ने लुई फिलिप ने विरोधियों को खुश करने के लिए विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यमार्गीय नीति शुरू किया था। स्वर्णिम मध्यमार्गी नीति शुरू किया था। चलिए इसको समझिए। तो चार्ल्स दशम के विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश द्वारा उदारों को गला घोटने का प्रयास किया गया था। कब 4 उदारों को गला घोटने का प्रयास कब किया गया था? 25 जुलाई 1830 को किया गया था। ठीक। फ्रांस में 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हुआ था। पूछेगा फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? 28 जून 1830 को। इसे हम किस क्रांति के नाम से जाने जाते हैं? जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की में गृह युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 28 जून 1830 को हुआ था। इसे किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद बुर्बो वंश की स्थापना के स्थान पर ऑर्लियस वंश की स्थापना किया था। जब 1830 को हुआ था, जुलाई क्रांति हो गया था, उसके बाद बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश का स्थापना किया गया था? ऑर्लियस वंश का स्थापना किया गया था। 1848 की क्रांति लुई फिलिप से संबंधित है। पूछेगा 1848 की क्रांति किससे संबंधित है? लुई फिलिप से संबंधित है। लुई फिलिप ने विरोधियों को खुश करने के लिए कौन सा नीति अपनाई थी? स्वर्णिम मध्यमार्गी नीति अपनाई थी। लुई फिलिप ने अपने विरोधियों मतलब अपने दुश्मन को खुश करने के लिए कौन सा नीति अपनाई थी? स्वर्णिम मध्यमार्गी नीति अपनाई थी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 22 फरवरी 1848 को पेरिस में 22 फरवरी 1848 को 22 फरवरी 1848 को 22 फरवरी 1848 को 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। विशाल भोज का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया। आयोजन किया गया।
पूछेगा 22 फरवरी 1848 को पेरिस के थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। विशाल भोज का आयोजन कब किया गया था? 22 फरवरी 1848 को। किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था। इटली में राष्ट्रीयता का भावना का विकास हुआ। भावना का विकास किस शताब्दी? विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था। इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। सीसा पाइन लिंगुलियन तथा ट्रांसपेडेन का गठन सीसा पाइन लिंगुलियन तथा ट्रांसपेडेन का गठन ट्रांसपेडेन का गठन नेपोलियन ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था को मजबूत किया था। नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था को मजबूत किया था। नेपोलियन का पतन 1914 में हुआ। नेपोलियन का नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1914 में हुआ। इटली में सामाजिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन 1820 ईस्वी में शुरू हुआ। इटली में सामाजिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन 1820 में शुरू हुआ। ईस्वी में शुरू हुआ। चलिए इसको देखिए तो कह रहा है 22 फरवरी 1848 को क्या हुआ? पेरिस में नियर्थस के नेतृत्व में विशाल भोज का गठन किया गया। पूछेगा विशाल भोज का गठन कब किया गया था? 22 फरवरी क्या मारेंगे? 1848 में। विशाल भोज का आयोजन कब किया गया था? 22 फरवरी 1848 को। किसके नेतृत्व में किया गया था? थियर्स के नेतृत्व में किया गया था। इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किस शताब्दी में हुआ था? इटली में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था। सीसा पाइन लिंगुलियन और ट्रांसपेडेन का गठन किसने किया था? सीसा पाइन लिंगुलियन और ट्रांसपेडेन तीनों का गठन किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने यातायात व्यवस्था को मजबूत किया था। यातायात मतलब इधर से उधर जाने के लिए जो यातायात व्यवस्था था उसको मजबूत किसने किया था? नेपोलियन ने मजबूत किया था। नेपोलियन का पतन मतलब उसका पतन कब हो गया था?
1914 में हो गया था। इटली में सामाजिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन 1820 में शुरू हुआ था। इटली में सामाजिक सुधार के लिए नागरिक आंदोलन पूछेगा कब हुआ था? 1820 में हुआ था। पूछेगा नागरिक आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। हुआ था किसके सुधार के लिए हुआ था? सामाजिक सुधार के लिए हुआ था। कब किया गया था? 1820 ईस्वी में किया गया था।